अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका फ़िज़िक्स का टीचर मुश्ताक अहमद। हम लोग सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स को पढ़ रहे थे और सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के अंदर अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स का चैप्टर पढ़ रहे थे। जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था वो बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था फेज़ डिफरेंस को, और फेज़ डिफरेंस को देखा था विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड करंट कि जो ईएमएफ सोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ई और आई या वी और आई, ठीक है। तो हमने उनको डिस्कस किया था और देखा था कि ये लैग और लीड का कंसेप्ट क्या है। लेकिन अपने लेक्चर के एंड में मैंने अपने बच्चों को ये भी कहा था कि ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं। कि जैसे हम अक्सर अपने घरों में कहते हैं, जो हमारे घरों में पंखा लगा होता है तो अगर उसकी स्पीड आस्ता हो जाए तो हम कहते हैं इसका कैपेसिटर जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है, कैपेसिटर चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब कैपेसिटर अल्टरनेटिंग सर्किट्स में इस्तेमाल होता है, तो वोल्टेज और करंट के साथ उसका कुछ ना कुछ है। अब ये जो पंखा है, ये जो एनर्जी सेवर है, ये जो एसी है, ये जो आयरन इस्त्री है, ये सारे क्या हैं? ये रेजिस्टेंसेज हैं जिनके अक्रॉस हमारी दी गई एनर्जी इस्तेमाल होती है, मीन वोल्टेज दिया जाता है। और वोल्टेज जब देंगे तो वोल्टेज का इफेक्ट करंट की सूरत में मॉनिटर होगा, ठीक है, ये आपके पास है। इसी तरह से इंडक्टर कॉइल्स, आपने सोलेनॉइड पढ़ी प्रीवियस चैप्टर 13 के अंदर कि हम लोगों ने सोलेनॉइड का जिक्र किया था। और सोलेनॉइड क्या थे कि हम लोग एक सिलेंडर के ऊपर कॉइल को बाउंड कर देते हैं। अब अगर उस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करता है तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है, और अल्टरनेटिंग हो तो कैसा बिहेवियर शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम कोशिश करेंगे अपने उन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के वेरिएशंस को देखना। तो जो पहला आर्टिकल हमारे पास जिसके अंदर हम बेसिकली इस फर्क को देखेंगे वो आपके पास है एसी थ्रू रेजिस्टेंस। कि एसी थ्रू रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस ले लो, एनर्जी सेवर ले लो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टर ले लो, ठीक है। और हम देखते हैं, आप लोगों ने घरों में देखा होगा जी क्या कि एक एसी सोर्स है। एसी सोर्स को बच्चों इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कि आपका जब डीसी सोर्स होता है तो डीसी सोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, जो कि एक सेल का सिंबल है, एक डीसी बैटरी का सिंबल है। लेकिन जब एक एसी बैटरी का सिंबल दिया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से दिया जा रहा होता है, दैट इज द एसी बैटरी सिंबल, ठीक है। इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, एसी बैटरी का सिंबल है। और ये क्या है, ये डीसी बैटरी का सिंबल है। हम क्या करते हैं जी, हम एसी थ्रू रेजिस्टेंस को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। सो मैंने क्या किया, मैं ये करता हूं इस अल्टरनेटिंग करंट बैटरी के साथ एक रेजिस्टर लगा देता हूं और सर्किट को क्लोज कर देता हूं। अब वो कह रहे हैं जब हम सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो अब हम यहां पे समझते हैं कि एक एसी सोर्स है, इससे ऑब्वियस बात है करंट आया, करंट आई फ्लो हुआ, वोल्टेज वी दिया गया। अब हमने ये भी पढ़ा कि बेसिकली जब हम वोल्टेज और करंट को किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे तो हमने आरएमएस वैल्यू पढ़ी थी वहां पे, और आरएमएस वैल्यू क्या थी, इफेक्टिव वैल्यू। वो वैल्यू जो सर्किट के अंदर मैंने बकायदा आपको बताया था कि जो आपके पास ट्रांसफार्मर से मैक्सिमम पीक वैल्यू आती है वो 310 या 311 वोल्ट आ रही होती है, जिसके ऊपर हमारा एसी और हमारी आयरन इस्त्री काम कर रही होती हैं। और जब हम इफेक्टिव वैल्यू पर गए थे तो बकायदा 220 वोल्ट मैंने आपको निकाल के दिया था। तो इसका मतलब अब हम जब यहाँ पे जिक्र करेंगे तो हम इफेक्टिव वैल्यूज आरएमएस की तरफ भी चलेंगे। आपने अक्सर अपने घरों में देखा कि किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है, क्या होता है, जैसे आप बटन को प्रेस करते हैं, जैसे बटन को प्रेस करते हैं आप देखते हैं एनर्जी सेवर ऑन हो गया, बल्ब ऑन हो गया, पंखा ने रोटेट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब जैसे वोल्टेज दिया करंट ने ड्रा होना शुरू हो गया। तो उसका मतलब हमारे ज़हन में तो ये आता है कि इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्टर वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके अक्रॉस जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे तो बेसिकली करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, करंट ड्रा होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब जैसी एनर्जी दी फौरन से करंट आ गया। अब इसका मतलब है जैसी एनर्जी दी फौरन से करंट आया तो क्या हमारे पास इस तरह से
करंट उतना ही होता है जितना हम वोल्टेज या ईएमएफ दे रहे होते हैं? नहीं। क्यों? इसके एग्जांपल में ऐसे अपने बच्चों को दे सकता हूँ, पंखे को बंद करो और पंखे को हाथ लगाओ, तो क्या वो गर्म होता है? यस। आप अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं अडाप्टर के साथ, चार्जर के साथ, जब वो चार्ज हो गया आप चार्जर या अडाप्टर को उतारते हैं तो क्या वो हल्का सा हीट इफेक्ट दे रहा होता है? यस। आपका एनर्जी सेवर जलने के बाद ऑफ हो गया, हमने जैसे उसको ऑफ किया, ऑफ करने के बाद हाथ लगाया, वो गर्म होता है। इसका मतलब जो एनर्जी हम दे रहे थे उस एनर्जी को कुछ हीट इफेक्ट में भी कन्वर्ट किया जा रहा था, तो आउटपुट में उतना करंट नहीं आ रहा। सो इसका मतलब है कि रेजिस्टर बेसिकली क्या है, इसके अंदर फिर हमें क्या समझ आई कि जब हम इस एसी थ्रू रेजिस्टर को पढ़ते हैं, ये एसी थ्रू रेजिस्टर को समझते हैं, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज है V = VM sin ω t। हमने इसी जनरेटर में यही प्रूव किया था, E = EM sin ω t। पर E क्या था? वो इंड्यूस ईएमएफ था। यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स खुद मौजूद है, सो V = VM sin ω t। अब अगर मुझे ये कहा गया कि आपने रेजिस्टर में से अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया और करंट आया, तो इसका तो फिर ये मतलब ही हुआ कि मुझे अब करंट को फाइंड आउट करना है। करंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको देखना है यहाँ पे। लेकिन पहले ये चीज़ हमें यहाँ पे ये चीज़ समझ आ रही है क्या, कि जब वोल्टेज देते हैं फौरन से करंट ड्रा होना शुरू होता है, तो हमारे ज़हन में एक पहली चीज़ आ रही है कि अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो मुझे ये चीज़ समझ आती है कि अगर ये मेरे पास वोल्टेज है, ये मेरे पास अगर वोल्टेज है ब्लैक से, और अगर मैं करंट को यहाँ पे ड्रा करता हूँ, तो करंट देखिए जहाँ से 0 पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, जहाँ से वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है वहीं से करंट स्टार्ट हो रहा है। लेकिन फ़र्क क्या होगा? फ़र्क इसके एम्पलीट्यूड में आ जाएगा, फ़र्क इसके एम्पलीट्यूड में आ जाएगा। आप ज़रा गौर से देखिए दोनों को कि वोल्टेज की पीक वैल्यू यहाँ पर है, लेकिन करंट की पीक वैल्यू यहाँ पर है। और ज़रा आप गौर से देखें, क्या वोल्टेज और करंट, इसका मतलब है ये जो वोल्टेज की निस्बत करंट का एम्पलीट्यूड कम है, मैग्नीट्यूड कम है, इसका मतलब है वो जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम रेजिस्टर कह रहे हैं, उस रेजिस्टर ने क्या किया, वो जो वोल्टेज हमने दिया, वो जो एनर्जी हमने दी, उसने उसको कुछ कंज्यूम किया, कुछ खर्च किया। सो क्या हुआ, आपके पास जो आउटपुट आया, जो वोल्टेज का इफेक्ट करंट आया, वो कम हो गया। लेकिन क्या इनके दरमियान में फेज डिफरेंस है? नो, देयर इज नो फेज डिफरेंस, देयर इज नो फेज डिफरेंस। कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके दरमियान में किसी किस्म का कोई फेज डिफरेंस नहीं है, किसी किस्म का कोई फेज डिफरेंस नहीं है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे और हर इंस्टेंट पर कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बाकायदा फार्मूला पढ़ा कि जब हमने फेज डिफरेंस निकालना हो तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ज़रा गौर से देखो, हम उसी तरह से इस चीज़ को, एक वेव को वेवलेंथ में लेके आते हैं। ठीक है, कि जब मैं एक वेव की वेवलेंथ को लाता हूँ तो एक वेव की वेवलेंथ क्या है? लैम्डा। जब एक वेव की वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है, तो अगर मैं इस लैम्डा को फॉर एग्जांपल स्केलिंग करता हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और ये ई स्केल आपके पास सेंटीमीटर स्केल है, ये आपके पास सेंटीमीटर स्केल है। हम देखते हैं कि क्या इनके दरमियान में फेज डिफरेंस है? यह जो हमें कर्व दिखा रही है, फेजर डायग्राम बता रही है, वो तो कह रहे हैं इनके दरमियान में फेज डिफरेंस नहीं है। तो इसको बाय फार्मूला प्रूव करते हैं, जो फार्मूला हमने लास्ट टाइम सीखा था। फार्मूला क्या था? फाई इक्वल्स टू एक्स ओवर लैम्डा इंटू 2 पाई। और दोनों को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करता हूं। मैं अगर कह देता हूं कि फॉर वोल्टेज, जरा गौर से देखो बच्चों,
मैं वोल्टेज के लिए देखता हूँ कि जब इसकी पीक वैल्यू आ रही है जिस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या है 2.5 है, इसको अगर मैं 5.1 कह देता हूँ तो क्या है 2.5, वेव की लेंथ क्या है 10 इंटू 2 पाई। तो यहाँ से क्या आएगा 5.1 मेरे पास क्या आएगा 5.1 आएगा π/2 = 90 डिग्री। ये किसका आ रहा है वोल्टेज का आ रहा है। अगर मैं अब करंट का निकालूं, फॉर करंट, अगर मैं करंट की बात करता हूं जरा गौर से देखो, उसी तरह से करंट का देखता हूं, इसको मैं ∅2 कहता हूं, उसी तरह से वैल्यू पुट करता हूं। करंट भी देखो पीक वैल्यू 2.5, अगर मैं इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, 2.5 डिवाइडेड बाय 10, चूंकि लेंथ तो वही है, इंटू 2 पाई। ∅2 क्या आ रहा है π/2 90 डिग्री। मुझे तो देखना था कि क्या वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस मैंने फाई निकालना है। फाई आपके पास आ जाता है ∅1 माइनस ∅2 π/2 माइनस π/2 equals to 0. There is no phase difference between voltage and current. There is no phase difference between voltage and current. In which case? In the resistor. In resistor there is no phase difference. इसका मतलब है अगर इनके दरमियान में फेज डिफरेंस नहीं आ रहा, तो फिर मैं जब इसकी फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगी, ज़रा गौर से देखिएगा आप। फेजर डायग्राम पर आ रहा, वोल्टेज क्या है इनपुट V, लेकिन करंट क्या है आउटपुट I। लेकिन ज़रा गौर से देखें, क्या मैंने करंट का मैग्नीट्यूड उतना ही किया जितना भी है, नहीं, करंट का मैग्नीट्यूड कम है, करंट का एम्पलीट्यूड कम है। कहता किस वजह से, हमने कहा जी इसको आप देखते हैं ओम्स लॉ की मदद से, क्योंकि हमने तो सिर्फ अभी तक वोल्टेज की वैल्यू लिखी हुई है, करंट की तो वैल्यू लिखी ही नहीं है। तो जब करंट की वैल्यू निकालनी है, ये तो फेजर डायग्राम आपके पास आ गई, फेजर डायग्राम के दोनों इन फेज हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हैं, लेकिन आई का मैग्नीट्यूड V से कम है, ये हमें दिख रहा है। आप यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे देख सकते हैं। कोई बच्चा कहता है सर यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक कितना x होगा 5 सेंटीमीटर, चाहे वोल्टेज हो चाहे x हो, 5/10 इंटू 2 पाई, आपके पास आंसर पाई आएगा। कोई कहता है कि सर यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे इस पॉइंट पे सर निकाल लें, तो हम यहाँ से क्या करते हैं 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 पाई, आपके पास एंगल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एवरी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे आप एंगल निकाल सकते हैं, जिस पर दिल चाहे, 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 360 डिग्री तक, जिस इंस्टेंट पे आप चाहें, इस फार्मूला की मदद से आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो यहाँ तक आगे। अब हमने कहा कि ये वोल्टेज का फार्मूला है, पर हम करंट को निकालना चाहते हैं। सो करंट को निकालने की तरफ चलते हैं कि करंट किस तरह से मुझे इन सर्किट्स के अंदर आंसर करके देगा, उसको देखते हैं। यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा, मैं करंट को निकालता हूँ। करंट क्या है, ओहम लॉ, V = IR। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने तो पहले पढ़ाया हुआ है दो तरह की चीज़ें, एक सर ने पढ़ाई हुई है ओम्स लॉ, एक सर ने पढ़ाया हुआ किरचॉफ। तो सर यहाँ पे ओम लॉ क्यों लगा रहे हैं, किरचॉफ क्यों नहीं लगा रहे? हमने ऑलरेडी पढ़ा का है सेकंड चैप्टर के अंदर, क्या ओम्स लॉ की जो लिमिटेशंस हैं वह सिंगल सोर्स के लिए हैं, और यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट केस में सिंगल बैटरी है। जब आपके पास एक से ज़्यादा सोर्सेज हो जाएं, ईएमएफ सोर्सेज एक से ज़्यादा हो जाए, तो कम्प्लेक्स सर्किट्स के केस में, मोर देन 2 और 2 ईएमएफ सोर्सेज के केस में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो वहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे मोर देन 1 ईएमएफ सोर्स के लिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लूप्स की जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम किरचॉफ लगाते हैं। क्योंकि मेरे पास प्रेजेंट सिर्फ एक सिंगल बैटरी है, एक सिंगल सोर्स है, सो मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लगाता हूँ। मैं करंट निकालना चाहता हूँ, करंट निकालता हूँ V/R।
अब जरा गौर से देखें, वोल्टेज रेजिस्टेंस से डिवाइड हो रही है, तो बच्चों जब एनर्जी पोटेंशियल रेजिस्टेंस से डिवाइड होगी तो क्या करंट का आंसर कम होगा? ऑब्वियस कम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। कोई भी रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस कुछ भी ओम हो सकती है पर नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि हम सुपर कंडक्टर्स का जिक्र नहीं कर रहे, आम डेली लाइफ के यूज। इसका मतलब है जब R से डिवाइड किया तो करंट कम हुआ, तो अब आपको शायद समझ आए कि वो जो करंट का पीक वैल्यू कम हो जाता है, जो करंट का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, वो इस वजह से कि सर्किट में रेजिस्टर मौजूद है, और रेजिस्टर क्या कर रहा है? हमारी दी गई एनर्जी को कंज्यूम करता है, खाता है, कुछ ना कुछ एनर्जी को हीट इफेक्ट में और अदर इफेक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। वैल्यू देखें, मैं पुट करता हूँ, V की वैल्यू क्या है? हमारे पास लिखी हुई है Vm sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय R। मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। जब मैक्सिमम सर्किट में वोल्टेज देंगे रेजिस्टर में से तो ओमला क्या कहता है? V बाय R किसके इक्वल होता है? I के। पर मैक्सिमम वोल्टेज है तो मैक्सिमम करंट आएगा। सो I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t। तो मेरे पास वोल्टेज से करंट की वैल्यू आ गई, वोल्टेज से करंट की वैल्यू आ गई। और ज़रा गौर से देखें कि आपके पास ये भी साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, ये भी साइन ओमेगा टी का फंक्शन है। सो दोनों के दोनों इन फेज है, दोनों के दोनों इन फेज है। सो वोल्टेज भी निकाल लिया, करंट भी निकाल लिया। लेकिन हमने तो ये कहा था कि जब हम लोग प्रैक्टिकल सर्किट्स को पढ़ेंगे वो आरएमएस वैल्यूज़ को अफेक्ट करता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें आरएमएस वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। सो आरएमएस वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अब वो कह रहा है जब आरएमएस को देखना है तो आरएमएस क्या है? इफेक्टिव वैल्यू। तो जब सर्किट में रेजिस्टर लगा हुआ है तो पावर इन सर्किट्स की बात करेगा। जब पावर इन सर्किट्स की बात करेगा तो हम यहाँ से, इसका मतलब है पावर इन रेजिस्टेंस, कि जब हम रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें पावर को कैलकुलेट करते हैं। अब पावर क्या है? जरा बच्चों और से देखो, पावर इज बेसिकली V इंटू आई। पावर इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ V इंटू आई। तो जरा और से देखते हैं, हम V तो निकाल चुके हैं, V की वैल्यू क्या है? Vm साइन ओमेगा t। I की वैल्यू क्या है? Im साइन ओमेगा t। सो जरा गौर से देखो बच्चों, Vm Im दोनों मैग्नीट्यूड्स है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड्स है, इधर आ गया। और जरा गौर से देखें, साइन स्केयर ओमेगा टी, एवरेज वैल्यू आ रही है यहाँ पे, साइन स्केयर हो गया। कैसे? हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि साइन का जो इंटरवल होता है वो -1 से लेके +1 तक होता है। लेकिन जरा बच्चों गौर से देखो, साइन स्केयर आ रहा है, स्केयर आ रहा है, तो जैसे भी इधर स्केयर लगाऊंगा तो -1 खत्म होके +1 हो जाएगा। इसका मतलब है अब जब मैं साइन स्केयर ओमेगा टी यहाँ पर लिखूंगा तो ये मुझे कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेके 1 तक। तो मैं एवरेज वैल्यू निकाल लेता हूँ। जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे पावर लिखा रहे, ये इक्वेशन 1 इसी तरह से लिख रहे। मैं साइन स्केयर की वैल्यू निकालता हूँ, साइन स्केयर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, एक वैल्यू है 0, एक वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1/2। सो एवरेज वैल्यू आ रही है 1/2, सब एवरेज वैल्यू आ रही है 1/2। इसको उठाया, यहाँ पे पुट किया तो P आपके पास आ गया Vm Im इंटू 1/2। और 1/2 को क्या मैं लिख सकता हूँ बच्चों इस तरीके से? जरा गौर से देखना, Vm डिवाइडेड बाय √2 Im डिवाइडेड बाय √2, कि 2 को मैंने √2 और √2 लिख लिया, मल्टीप्लाई करूंगा दोबारा 2 बन जाएगा। लेकिन ये मैंने ऐसे क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा कि मैंने ये कहा था कि जब प्रैक्टिकल सर्किट्स की तरफ जाएंगे तो प्रैक्टिकल सर्किट्स में पीक वैल्यूज नहीं लिखी जाती, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज नहीं लिखी जाती, बल्कि क्या लिखा जाता है? आरएमएस वैल्यूज लिखी जाती हैं। और ज़रा गौर से देखो, क्या ये वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है? क्या ये करंट की आरएमएस वैल्यू है? क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके
क्या पढ़ चुके कि आपके पास VRMS इक्वल होता है 1/√2 इंटू VM के। IRMS हम पढ़ चुके कि इक्वल होता है 1/√2 इंटू IM के। सो ये दोनों चीज़ें मौजूद है। सो इसको हम क्या करते हैं, सो हम इसको उठाते हैं, ठीक है। और RMS की तो पावर आपके पास आ रहा है VRMS इंटू IRMS, मीन इफेक्टिव वैल्यूज आ रही है नंबर 1। नंबर 2, अब इस पावर को फिजिकली कैलकुलेट करते हैं, कैसे? ग्राफ की सूरत में। ज़रा गौर से बच्चों इस चीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ये MCQs के लिहाज से, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिहाज से ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे मीनिंग्स इससे निकलते हैं। ज़रा गौर से देखना बच्चों, ध्यान से। ये वोल्टेज है, ये करंट है, कि आपके पास ब्लैक जो है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपके पास ब्लू जो है वो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन पावर का फार्मूला क्या है? पावर का फार्मूला तो हम पढ़ चुके हैं, P = V × I। और जब हम इफेक्टिव वैल्यूज की बात करते हैं VRMS × IRMS, मतलब प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। जरा गौर से देखो कि जब मैं पहले साइकिल की बात करता हूं और पावर को कैलकुलेट करने की बात करता हूं, जरा बच्चों गौर से देखो कि जहां जहां वोल्टेज है वहां वहां करंट है। सो मैं जैसे इनको मल्टीप्लाई करता हूं, V × I करता हूं, जरा बच्चों गौर से देखना आप, जब ये माइनस है ये भी माइनस है, इट मीन वोल्टेज का वैल्यू भी माइनस में है, करंट का वैल्यू भी माइनस में है। लेकिन जब माइनस और माइनस दोनों इधर पुट करोगे, -V या -I, तो जब माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगेन पावर विल बी इन पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव है, फिर पावर पॉजिटिव, नेगेटिव, माइनस माइनस, अगेन प्लस। सो इसका मतलब है कि ये आपको क्या बता रहा है? ये तो आपको पावर बता रहा है, लेकिन हर इंस्टेंट पे पॉजिटिव पावर बता रहा है। नेगेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, नेगेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब कह रहे हैं जब नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसके फिजिकल मीनिंग समझते हैं तो इसके फिजिकल मीनिंग्स क्या हैं? फिजिकल मीनिंग्स ये हैं कि हमारा जो अल्टरनेटिंग सोर्स है वो कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेकेज वोल्टेज और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वोल्टेज और EMF प्रोवाइड कर रहा है। किसको? रेजिस्टर को। क्योंकि हमेशा ये पावर पॉजिटिव आ रही है। वो तभी हो सकती है कि जब आप कंटिन्यूस, इसकी एग्जांपल मैं अपने बच्चों को ऐसे देता हूँ कि आपके पास स्विंग है, एक झूला है, एक झूले के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है, आप उसको एक दफ़ा धक्का देते हो, ठीक है, वो चलता है लेकिन स्लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा स्विंग होके वापस आता, फिर उसको धक्का दे देते हो, स्विंग होके वापस आता, फिर उसको धक्का दे देते हो। तो जब आप उसको कंटिन्यूस धक्का देते रहोगे, क्या उसके एम्पलीट्यूड में कोई फर्क आएगा? क्या उसकी स्पीड कम होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसको कंटिन्यूस फीडबैक कर रहे हो, कंटिन्यूस इनपुट देते जा रहे हो, कंटिन्यूस एनर्जी देते जा रहे हो। यही केस रजिस्टर्स के केस में है कि जब आप कंटिन्यूस वोल्टेज दे रहे हो, सर्किट के अंदर कंटिन्यूस एनर्जी देते जा रहे हो, तो पावर इन AC थ्रू रेजिस्टर्स में हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब है इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? अगर इसके फिजिकल मीनिंग को यहाँ पे लिखा जाए, फिजिकल मीनिंग को अगर यहाँ पर लिखा जाए तो उसका मीनिंग क्या है? फिजिकल मीनिंग बच्चों जरा गौर से देखो, AC सोर्स continuously supply energy to load। लोड का मतलब क्या है? वो जो सर्किट में रेजिस्टर लगा हुआ है उसको लोड कहते हैं। लोड फिजिक्स में लोड का वर्ड हर उस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के लिए बोला जाता है जो हमारी दी गई एनर्जी को खा जाए, जो हमारी दी गई एनर्जी को खा जाए। क्या बल्ब एनर्जी से एनर्जी आपके कंज्यूम कर रहे हैं? यस। पंखा कंज्यूम कर रहा है? यस। AC कंज्यूम कर रहा है? यस। आयरन कंज्यूम कर रही है? यस। LCD कंज्यूम कर रही है? यस। इसका मतलब है हर वो इंस्ट्रूमेंट
हर वो इंस्ट्रूमेंट जो कंटिन्यूस एनर्जी यूज कर रहा है उसको लोड बोला जाता है। इसका मतलब है इस केस में पावर आपकी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? कि एसी सोर्स कंटिन्यूसली लोड को एनर्जी दे रहा है, इसलिए पावर आपकी कंटिन्यूसली पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, ये आपके पास पावर की पीक वैल्यूज़ है। और अगर आप पावर्स की यहाँ से आरएमएस इफेक्टिव वैल्यूज़ की बात करते हैं, ये एवरेज की बात करते हैं, तो ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन पे आप एवरेज पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। ये एवरेज पावर है। ठीक है, तो ये था बेटा आज का लेक्चर एसी थ्रू रेजिस्टेंस। और एसी थ्रू रेजिस्टेंस में हमने देखा कि वोल्टेज और करंट इन फेज हैं, कोई आउट ऑफ फेज नहीं है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जैसे वोल्टेज दिया फौरन से करंट आ गया, लेकिन करंट का एम्पलीट्यूड कम हो गया। क्यों? क्योंकि सर्किट में रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टर ने हमारी दी गई कुछ एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया और पावर आप देखें पॉजिटिव आई हमने। ठीक है, और साथ में जो फाई का बताया वो भी। ठीक है, तो बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।